Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce वर्धा। मैं प्राध्यापक हुमैरा काजी। आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ मांग विश्लेषण को लेकर। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि मांग क्या है, मांग का अर्थ देखा, साथ ही साथ मांग का जो फंक्शन है वो देखा, डिमांड फंक्शन देखा, साथ ही साथ उसको मांग को निर्धारित करने वाले जो विभिन्न घटक हैं उन एस्पेक्ट्स को देखा, और मांग का जो नियम है वो क्या कहता है इससे पहले के वीडियो में देखा है। चलिए आज हम देखते हैं मांग का नियम। उसको मैं ब्रीफ में बोलूँगी, ज़्यादा नहीं, उसे डिटेल में जाऊँगी। उसी के साथ साथ उस नियम की क्या मान्यताएं हैं, अजम्पशंस क्या हैं, और साथ ही साथ उसके क्या एक्सेप्शंस हैं, उसके क्या अपवाद हैं। इन एस्पेक्ट्स को हम आज कवर करने वाले हैं। तो मांग का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? मांग का सिद्धांत जो है मूल्य और वस्तु की क्वांटिटी, ठीक है, मूल्य और वस्तु की क्वांटिटी, प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसके बीच ही एक इन्वर्स रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है। एक विपरीत जो रिलेशनशिप है उसके बीच जो है विपरीत रिलेशनशिप को दर्शाता है। बेसिकली हमने यही देखा है मांग के सिद्धांत में कि यदि वस्तु के मूल्य क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हम उस वस्तु की कम क्वांटिटी को डिमांड करते हैं, और यदि वस्तु के मूल्य क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हम उस वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे। तो बेसिकली आपने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी। देखते हैं, हम गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में बेसिकली जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों के रेट्स जो है ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपकी मम्मी, हम नहीं, बेसिकली आपकी मम्मी जो है वो बेसिकली ध्यान से उनको अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा कि वो जो सब्ज़ी है वो सब्ज़ी की क्वांटिटी कम खरीदती हैं, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं, सब्जियों के मूल्य जो है अधिक रहते हैं। और वहीं सर्दी का सीज़न में जब सब्जियों के दाम क्या है, नॉर्मली कम होते हैं, तो वो सब्जियों की क्वांटिटी आपके घर में ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी बनाई जाती है। तो बेसिकली ये चीज़ जो है मांग का जो नियम है वो मांग का नियम हमारी डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप जो है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में वो होती है, और उसी चीज़ को जो है आप बेसिकली डायग्रामेटिक फॉर्म में इस प्रकार से दिखाते हैं कि जो मांग का वक्र है वो मांग का वक्र जो है नेगेटिव स्लोप रखता है, क्योंकि ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप को दर्शाता है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने वो चीज़ डिटेल में देखी है। इसको मैं ब्रीफ में भी आपको बता रही हूँ कि जो डी कर्व है हमारा, ये डी कर्व जो है नेगेटिव स्लोप रख रहा है, क्योंकि ये जो है इन्वर्स रिलेशनशिप को दर्शाता है। अगर कोई चीज़ के बीच में दो वेरिएबल्स हैं और इन दो वेरिएबल्स में, ठीक है, अगर क्या है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो आपका जो कर्व है, आपका जो वक्र बनेगा वो नेगेटिव ना होते हुए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और जो वक्र बनेगा वो वक्र अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसा कि हम पूर्ति के नियम में देखते हैं, पूर्ति के नियम में जो हमारा कर्व होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस मांग का जो नियम है उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। बेसिकली मांग का जो नियम है उसकी यदि मान्यताओं की हम बात करते हैं तो उससे पहले आप जो है घटक, मांग को निर्धारित करने वाले जो घटक है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मांग को निर्धारित करने वाले जो भी घटक है उसी में ही हम जो है उसकी मान्यताओं को ढूंढ सकते हैं। बेसिकली जो घटक है हम उसमें सिर्फ एक ही शब्द जोड़ सकते हैं कि इस चीज़ में इस प्रकार का परिवर्तन ना होगा, इसमें परिवर्तन ना होगा तो आप जो है एग्जैक्ट आपका जो मांग का सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से लागू होगा। सो आई एम गिविंग अ ब्रीफ हियर, बहुत ब्रीफ में जो है मांग की मान्यताएं को मैं बता रही हूँ। बेसिक उसका यही है कि जो निर्धारित करने वाले घटक हैं, मांग को निर्धारित करने वाले घटक हैं, उन्हीं घटकों में यदि हम परिवर्तन शब्द, उसमें इस प्रकार की जो घटक है, घटक जो है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होता है, ये चीज़ यदि हम ऐड कर देते हैं
तो वही उसकी क्या हो जाती है, मान्यताएं हो जाती हैं। तो उसको मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। जैसा कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वो कैसी रह रही है, स्थिर रह रही है। जबकि इससे पहले कि हमने जो वीडियो लेक्चर देखा था उसमें क्या बताया था कि उपभोक्ता की आय में यदि क्या होती है, वृद्धि होती है, तो मांग पर उसका क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा और मांग जो है बढ़ेगी। उससे मैंने 3 कैटेगरी की वस्तुओं का आपको एग्जाम्पल दिया था। तो उपभोक्ता की आय कैसी रहने वाली है, स्थिर रहने वाली, ये हमारी अजम्पशन है। साथ ही साथ उपभोक्ता की रुचि, आदत और फैशन में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो सामान्य रहेंगी, स्थिर रहेंगी। सामान्य के लिए स्थिर बोले ज़्यादा बेटर है। स्थानापन्न वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनकी वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही साथ उनके मूल्यों में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तुओं की कोई स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं आएंगी। उसी प्रकार से भविष्य में वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना नहीं रहेगी। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है, ये क्या है, मान्यताएं हैं। और सिंपल शब्दों में यदि हम बोलें तो जो भी मांग को निर्धारित करने वाले घटक है, वही घटक जो है मुख्य रूप से उसकी मान्यताएं हैं। लेकिन बस हम ये देखते हैं कि ये घटकों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने चाहिए, ठीक है। तब वो चीज़ क्या हो जाती है, उसकी मान्यताएं बन जाती हैं बेसिकली। अब देखते हैं अपवाद क्या है। मांग के नियम को, मांग का जो नियम है उस पर, वो मांग का नियम जो है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर वो लागू नहीं होता। अब जिन पर ये लागू नहीं होता उसे हम अपवाद कहते हैं, उसे हम एक्सेप्शंस कहते हैं। तो बेसिकली मैंने इससे पहले की वीडियो लेक्चर में आपसे कहा है कि इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत होते हैं, अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं और इकोनॉमिक्स के जो लॉज है, बेसिकली वो जो है क्या है, आपका ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो भी लॉज है और उनका जो आउटपुट है वो एग्जैक्ट नेचर का नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है आप हर जगह बोलेंगे एग्जैक्ट होगा, वैसा ज़रूरी नहीं है। 2 और 2 हर जगह 4 होता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर हर जगह चेंज, हर जगह एग्जैक्ट नहीं होता है। मैं यदि किसी एक व्यक्ति को एक थप्पड़ लगाती हूँ तो वो बिल्कुल शांत बैठेगा ज़रूरी नहीं है, वो भी किसी न किसी प्रकार से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। वहीं पर दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही शांत है, ठीक है, उसे लगाया जाए तो वो कैसा रहेगा, बैठा का वैसा रहेगा उसमें। तो दो व्यक्ति हैं, सेम एक्शन हो रहा है, लेकिन 2 व्यक्ति का जो रिएक्शन है वो अलग अलग है, ठीक है। तो जो बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसीज पे बेस करते हुए साइंस होते हैं, तो उनमें हम ये देखते हैं कि रिएक्शंस जो है एग्जैक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसलिए अपवाद जो होते हैं। तो इसीलिए हमारे जो इकोनॉमिक्स के लॉज होते हैं, उन इकोनॉमिक्स के लॉज में एक्सेप्शंस हमको देखने के मिलते हैं, अपवाद देखने के मिलते हैं। तो देखिए क्या क्या अपवाद हैं जिस पर ये लॉ लागू नहीं होता। पहला ये मिथ्या आकर्षण, फॉल्स शो। फॉल्स शो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए बहुत से लोगों में होती है आदत दिखावा करने की, ठीक है, बहुत से लोगों में दिखावा करने की आदत होती है। अगर आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज़ जो होती है, जब वो किसी शादी में जाती हैं तो घर में जितने भी ज्वेलरीज है वो सारी ज्वेलरीज लाद कर जाती है, ये बताने के लिए कि मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरीज है, ठीक है। हीरा है, अगर आपके पास डायमंड ज्वेलरी है तो वो भी ज़रूर से पहन लेंगी। तो बेसिकली बोलना यही है कि लोगों में दिखावा करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, और यही दिखावे का जो मेंटालिटी होती है लोगों की, वो उन्हें जो है इंड्यूस करती है कि भाई ज़्यादा मूल्यों पर भी वो चीज़ों को क्या करें, खरीदें। मूल्य ज़्यादा भी होते हैं जो वस्तुओं के, तो तब भी हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे गोल्ड की बात कर लीजिए, डायमंड की बात कर लीजिए, उसी प्रकार से कार की बात कर लीजिए, ठीक है। कार है मारुति 800 तो खैर से अभी नहीं है, ठीक है। मारुति की जो सबसे छोटा ऑल्टो है, ओहो ये तो छोटी सी कार है, लेकिन वहीं पर स्विफ्ट है या फिर उससे बड़ी है। तो बड़ी कार जो है वो क्या है, दिखावा करने में, प्रिटेंड करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो लोगों में हमेशा ये मानसिकता रहती है कि हम जो है अगर कोई चीज़ कीमती खरीद रहे हैं, महंगी खरीद रहे हैं, तो वो क्या है, अच्छी है, और उससे हमारी जो
वर्चस्व है, हमारी जो सोसाइटी में इज्जत है वो और क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। आपने 50,000 की साड़ी पहनी है, आपने 50 लाख की साड़ी पहनी है, आपका स्टेटस उतना ही बढ़ेगा। ये लोगों की मानसिकता है। तो बेसिकली मिथ्या आकर्षण में एक व्यक्ति की सोच यही होती है कि भाई हमें अपनी चीज़ का दिखावा करना है और जितना ज़्यादा मूल्य अधिक रहेगा हम वो वस्तु की कीमत ज़्यादा करेंगे, उस वस्तु की क्रय जो है ज़्यादा करेंगे। तो बेसिकली ये आप डायमंड के केस में देख लीजिए, डायमंड के मूल्य अधिक होने पर भी लोग उसका क्या कहते हैं, ज़्यादा क्रय करते हैं, क्योंकि वो इस वहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। दिखावा करने में आसानी होती है। आपके पास हैंडसेट है, ओके, स्मार्टफोन है, ओके, लेकिन वहीं पर आपका स्मार्टफोन 80,000 का है या 1 लाख का है, तो आपका और प्रेस्टीज क्या होंगी, बढ़ेगी। तो वहाँ पर आपका जो मांग का सिद्धांत है वो लागू नहीं होता, जैसे मिथ्या आकर्षण। दूसरा है मूल्य वृद्धि की आशंका। बहुत समय ऐसा भी होता है कि बहुत सी वस्तुओं के दामों में क्या होती है, वृद्धि होती है, ओके, और अगर ये दामों में वृद्धि होंगी, भविष्य में ये वस्तुओं के दामों में वृद्धि होने वाली है, इसकी यदि आपको क्या है, आशंका है, तो बढ़ी हुई कीमत पर भी हम वो वस्तु का क्रय कर लेते हैं। टेक द एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी कुछ दिनों से जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, गोल्ड के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और ज़्यादा के ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड ही दर्शा रहे हैं, बट स्टिल लोग उसकी ज़्यादा क्वांटिटी अभी ज़्यादा कीमत पर भी खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको ये फियर है कि इन फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल दैट द प्राइस विल फर्दर राइज। ठीक है, भविष्य में इन वस्तुओं के, इस गोल्ड के प्राइस जो है और ज़्यादा क्या होंगे, बढ़ेंगे। जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से, जब भारत में लॉकडाउन इम्पोज किया गया, उस वक्त भी लोगों की सोच जो थी वो यही थी कि बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगी, लॉकडाउन में अवेलेबल नहीं होंगी। तो लोगों ने उस फियर के कारण भी बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा दामों पर भी क्या करी, खरीदी। ठीक है, तो इस प्रकार का जब मूल्य वृद्धि की आशंका होती है तो उस वक्त भी लोग क्या करते हैं, ज़्यादा वस्तुओं का क्रय करते हैं ज़्यादा मूल्यों पर। तो ऐसे कभी कभी कुछ संभावनाएं रहती हैं, उस वक्त लोग जो है ज़्यादा मूल्यों का वस्तु को खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक जो आपका मांग का सिद्धांत है वो लागू नहीं हो रहा है। अज्ञानता, इग्नोरेंस, बहुत समय ऐसा होता है कि हमें उस वस्तु के मूल्यों के बारे में जानकारी नहीं होती। XYZ का वस्तु है, उसकी जानकारी, मूल्यों की जानकारी नहीं होती, और जब हमें वो खरीदने के लिए बेसिकली जाते हैं तो ज़्यादा मूल्यों पर भी हम वो चीज़ों को खरीद लेते हैं। ये स्पेशली आपने देखा होगा, हमारा जो छोटा भाई है, ठीक है, आपका छोटा भाई है, वो सब्ज़ी भाजी खरीदने के लिए जा रहा है। अब बेचारा वो बच्चे ने तो कभी सब्ज़ी भाजी नहीं खरीदा। अब वहाँ पर जब दुकानदार ये देख लेता है कि पहली बार सब्ज़ी भाजी खरीदने के लिए आया है, तो वो बहुत ज़्यादा मूल्य बताता है और वो बड़े हुए मूल्य की सब्ज़ी भाजी भी खरीद कर लेकर आ जाता है। तो ऐसा होता है, अज्ञानता जो होती है, इग्नोरेंस जो होता है वस्तु के मूल्यों को लेकर, उसके कारण भी बहुत समय लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मूल्य पर वो वस्तु को खरीद लेते हैं। उसके बाद है गिफिन का विरोधाभास, उसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं, लास्ट में देखेंगे। चलिए देखते हैं वस्तु की किस्में सुधार। वस्तु की किस्में सुधार, यदि जो वस्तु की क्वालिटी है उसमें क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, एंड क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, तो ग्राहक ये सोचता है कि भाई वस्तु की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है तो ये ज़्यादा महंगी होंगी, और वो बेसिकली ज़्यादा कीमत पर भी वो वस्तु की क्या कर लेता है, डिमांड ज़्यादा करता है। तो इस प्रकार की यदि टेंडेंसी लोगों में है कि वस्तु की किस्में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होने की वजह से उसके प्राइस बढ़े हैं, तब भी लोग उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं। आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन स्थिति जैसा कि आप देखते हैं कि फ्लड्स आया है, ठीक है, भूकंप आया है, ये आपातकालीन परिस्थिति होती है, वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर हो भी रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो सिचुएशंस हैं, यहाँ पर हम लॉ ऑफ डिमांड को लागू करने वाली बात नहीं करते। जब आपको खाने की वस्तुएं, हम स्पेशली ये आपातकालीन वस्तु में जो हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा कर खरीदते हैं, तो ये नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो यदि बड़े मूल्यों पर भी
अवेलेबल हो रही है तो हम उस वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे। उसी प्रकार से आपने देखा होगा जो मुद्रा संकुचन होता है, ठीक है, उसमें वस्तुओं के दाम गिरे हुए भी होते हैं, वस्तुओं के दाम कम भी होते हैं, तब भी लोग उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं करते। तो ऐसी आपातकालीन परिस्थितियाँ जहाँ पर सेंटिमेंट्स ये है कि भाई अपने को भी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है तो वो खरीदना है, उस वक्त वो ग्राहक लॉ ऑफ डिमांड को कहीं पर भी फॉलो नहीं करता। उसी प्रकार से प्रदर्शनकारी तथा अनिवार्य वस्तुएं, प्रदर्शनकारी वस्तुएं, ये प्रदर्शनकारी वस्तुएं बहुत हद तक ये वित्तीय आकर्षण में आ जाएंगी, ठीक है, जहाँ पर आप जो है अपना बेसिकली जहाँ पर आप अपनी जो है दिखावा करने की टेंडेंसीज जो है उसको दर्शाते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ भी हो जाती है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जो आज हमारी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन चुकी है और हम उनके बगैर अब रहना नहीं चाहते और हम उसके बगैर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। जैसा कि आप जो है मोबाइल फ़ोन, बहुत से लोगों की आदत है मोबाइल फ़ोन तो अपने सर के पास लेकर सोते हैं, ठीक है, क्यों? आप उसके बगैर अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं क्या? टीवी, अगर आपके घर में टीवी नहीं है तो, लेकिन सबके घर में टीवी होता है, इट हैज़ बिकम द कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। फ्रिज, गैस, छोटे से छोटे घर में भी आप गैस को देखते हैं, ठीक है, चूल्हा पर खाना बनाना तो आप इमेजिन अभी फ़िलहाल की ज़िंदगी में तभी आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभार जैसा आपको कुछ एडवेंचर करना है, कहीं जाकर एडवेंचर करना है तो तब उस वक्त जो है चूल्हे का खाना आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रोज़ चूल्हे पर खाना बनाकर खाना इंजॉय करना ये अभी की लाइफ में पॉसिबल बहुत हद तक का नहीं है। तो ऐसी जो वस्तुएं, ये चीज़ें जो है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ में आ जाती है। उस नेसेसिटीज़ की ऐसी चीज़ों को हम उस वक्त मूल्य देखकर खरीदते नहीं हैं। वो अगर दाम ज़्यादा भी है तब भी हम उस चीज़ों को खरीदते हैं। टीवी की बात ले लीजिए, वॉशिंग मशीन की बात ले लीजिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ भी रहे हैं तब भी हम गैस सिलेंडर की डिमांड करेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि भैया हम जो है ये वेट करें कि सिलेंडर के रेट्स कम होते हैं और 15 दिन घर में खाना ही ना बनाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये प्रदर्शनकारी तथा अनिवार्य वस्तुएं हैं। उसी के साथ साथ ये गिफिन का विरोधाभास जो है, गिफिन पैराडॉक्स, बेसिकली ये गिफिन पैराडॉक्स जो है सर गिफिन ने दिया था, ठीक है। उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, ठीक है। और ये जो वस्तुएं हैं, जैसे हम मोटा अनाज की हम बात ले लें, अच्छे अनाज की तुलना में मोटा अनाज जो कि आपका राइस है, ठीक है, मोटा वाला राइस है, तो बेसिकली वो इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स है, इंफीरियर क्वालिटी का सीरियल है, तो बेसिकली वो जो है उसके दाम क्या है, कम है। और अगर उसके दाम फर्दर भी कम होते हैं तो बहुत से लोग जो है उसको खरीदते ही नहीं है। तो बेसिकली ये जो गिफिन पैराडॉक्स है, ये गिफिन पैराडॉक्स स्पेशली जो इंफीरियर गुड्स होती है उसके संदर्भ में सर गिफिन ने दिया था। अब इसमें देख लीजिए उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल उन्होंने किस प्रकार से दिया था। बेसिकली उनका कहना ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का एग्जाम्पल के हिसाब से उन्होंने दिया था कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो मज़दूर थे, लेबर क्लास के लोग थे और उनकी आय नॉर्मली क्या थी, कम थी, तो वो जब अब उनका फूड स्टफ जो है वो ब्रेड है एज वेल एज मीट है, ठीक है। अब मीट की क्वांटिटी, मीट का प्राइस क्या है, ज़्यादा है और ब्रेड का प्राइस क्या है, कम है। तो वो बेसिकली ब्रेड को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते थे एज़ कम्पेयर टू मीट। लेकिन यदि मीट के दाम जो है थोड़े बहुत भी क्या हुए, कम हुए, तो उस वक्त वो क्या करेंगे कि मीट की क्वांटिटी वो ज़्यादा खरीदेंगे और बेसिकली ये ब्रेड की क्वांटिटी कम, ब्रेड्स होने के बाद भी उसकी क्वांटिटी क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, क्योंकि उनका जो रियल इनकम है वो रियल इनकम क्या हुआ है, बढ़ा है। तो वो रियल इनकम बढ़ने के कारण बेसिकली वो उस वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे जो कि हाई क्वालिटी की है एज़ कम्पेयर टू द लो क्वालिटी गुड्स। ब्रेड की यदि हम एग्जाम्पल ले ले तो इसमें, तो इसे जो है गिफिन का विरोधाभास कहते हैं, गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। और गिफिन पैराडॉक्स के केस में भी बेसिकली
गिवन वस्तुओं के केस में भी बेसिकली मांग का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो आज हमने जो है आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा है, हमने जो है उसकी मान्यताएं, मांग का जो सिद्धांत है उसकी मान्यताएं तथा उसके अपवाद देखे। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर के जो बचा हुआ एस्पेक्ट्स हैं वो देखेंगे। धन्यवाद।